जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में आईसीसी की घोषणा के अनुसार पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। दोस्तों पाकिस्तान में 2 दशक से भी अधिक समय बाद बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता की वापसी होगी, जब देश 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। तो लगभग दोस्तों 20 सालों से, पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान को भी किसी भी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं दी गई थी, लेकिन अब 2025 में दी गई है। नजर डालेंगे पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया तथा राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा प्रधानमंत्री इमरान खान है। साथ ही नजर डालेंगे आईसीसी की तरफ, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ। तो दोस्तों इसको, यह विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। तो पूरे विश्व में जितने क्रिकेट मैच होते हैं वह पूरे आईसीसी द्वारा रेगुलेट किए किए जाते हैं। दोस्तों आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, याद रखें। अब दोस्तों आईसीसी का अन्य शेड्यूल भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेजबानी पूछी जाती है टूर्नामेंट्स की, इसलिए आईसीसी के अदर टूर्नामेंट का भी शेड्यूल जो इन्होंने अनाउंस किया है उसको साथ में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले 2024 में टी20 वर्ल्ड कप होना है और इसकी मेजबानी की जाएगी यूएसए और वेस्ट इंडीज द्वारा संयुक्त रूप से। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। टी20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, जिसकी मेजबानी करेंगे भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से। उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप होगा 2027 में, जिसकी मेजबानी की जाएगी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया से। उसके बाद 2028 में टी20 वर्ल्ड कप फिर से होगा, जिसकी मेजबानी संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। उसके बाद 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। आगे देखें दोस्तों तो 2030 में टी20 वर्ल्ड कप फिर से होगा, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड करेंगे। जबकि अगला होगा वनडे वर्ल्ड कप 2031, जिसकी मेजबानी भारत और बांग्लादेश करेंगे। दोस्तों इस शेड्यूल का एक स्क्रीनशॉट ले लें और जब आपको पीडीएफ दी जाए तो उससे भी बहुत अच्छे से इसको सेव कर लें, क्योंकि शेड्यूल से मतलब आने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी जरूर पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र के विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए कोलकाता, बी गुरुग्राम, सी चेन्नई और डी तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में गुरुग्राम में मत्स्य पालन के क्षेत्र में के विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि यह देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर है जिसका उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। तो याद रखें, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कौन है दोस्तों वर्तमान में? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखें, ने गुरुग्राम में देश के पहले बिजनेस फिशरीज इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया। यह भी याद रखना है, देश के पहले मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किसने किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। यह देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। इसे फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। 3.23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह सेंटर वास्तविक बाजार के आधार पर मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करने में मददगार होगा। तो दोस्तों यह मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा, मतलब कि यह एक बहुत अच्छी नीति होगी मत्स्य पालन के विकास के लिए। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अभिनेता सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें, अभिनेता सलमान खान को हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहुल समुदाय में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन
प्राप्त करने में हिचकिचाहट है और सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी। तो दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि बहुत से कम्युनिटी बेस पर भी फॉलो किया जाता है और वैसे भी सलमान भाई अच्छे एक्टर हैं तो उनको युवा वर्ग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इस वजह से अगर उनको ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे और वह अगर प्रमोट करेंगे कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, एंटी कोविड वैक्सीन लें, तो फिर लोग अच्छे से कन्वेंस हो जाएंगे, जल्दी कन्वेंस हो जाएंगे और वैक्सीनेशन में आसानी होगी। टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति कम है, इसीलिए उसे उस गति को बढ़ाने के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखें, इसमें एक लाइन मेंशन की गई है, उसे आप सामाजिक तौर पर ना लें, बट एक ट्रुथ है कि हाँ कम्युनिटी बेस पर लोग फॉलो करते हैं। देखते हैं आज का आगे महाराष्ट्र को हम सबसे पहले महाराष्ट्र की अगर हम सीमा देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, यह तो हो गए राज्य। दमन एवं द्वीप इससे और दादरा एवं नगर हवेली यह केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी सीमा साझा करता है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम महाराष्ट्र की डिटेल्स की तरफ। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। पड़ोसी राज्य आपको बताया मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली। दोस्तों यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है आप उसको समझें, इसमें बीच में मुख्यमंत्री लिखा गया है, तेलंगाना है, ठीक है। आगे झीलें देखें तो उपवन झील, बिहार झील, बेन्ना झील और लोनार झील, जिसमें से यह जो लोनार झील है दोस्तों यह उल्कापिंड से निर्मित एक झील है। इसे बहुत अच्छे से याद रखें और एक कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं। महाराष्ट्र में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो चांदौली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व यह वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य देखें तो नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, कलसवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों याद रखें कोयना परियोजना भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। आगे देखें अगर तो एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर महाराष्ट्र में स्थित अन्य गुफाएं देखें साथ में तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं तथा कार्ला गुफाएं। दोस्तों यह सारी गुफाएं कई अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछी गई हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखें कौन कौन सी। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी तथा कार्ला की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। लोक नृत्य देखें महाराष्ट्र के तो लावणी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतार यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जिनमें से लावणी पूछा गया है और आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें। आगे देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। पहला फैक्ट तो यह याद कर लें कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई। और दूसरा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह भी है मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए या भारत की आर्थिक राजधानी पूछी जाए या महाराष्ट्र की राजधानी पूछी जाए तो याद रखें मुंबई आपका आंसर होगा। महाराष्ट्र से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। मतलब भारत के टॉप 10 महानगरों में अगर देखें तो महाराष्ट्र में 2 स्थित है। पहले नंबर पर तो मुंबई ही है जो टॉप पर है और 6वें स्थान पर है पुणे। दोस्तों एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र में खोली जाएगी। दोस्तों एक पॉइंट और बता दूं, अगर पुणे है आपका यहाँ आया है तो पुणे से रिलेटेड एक फैक्ट याद आ रहा है कि पुणे को डेट्रॉइट ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। याद रखें दोस्तों एक यह उपनाम है पुणे का, डेट्रॉइट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत अच्छे से याद रखें। अब एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र में खोली जाएगी। आगे देखें तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू हुआ। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ? मुंबई में। भारत का पहला साइबर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में खुलेगा। भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल मुंबई में खुला है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, सारे भारत के पहले या मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। पुणे शहर में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। आगे देखें तो मुंबई महाराष्ट्र ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बन गया है। तो देश का पहला शहर जिसने ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखा हो वह है मुंबई महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग प्रसिद्ध है। वर्ली पेंटिंग भी एग्जाम से पूछी गई है, किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। अब इतिहास से जुड़े तथ्य देखें तो भारत की पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र में ही मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। उस समय अगर पूछा जाए कि भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड डलहौजी याद रखें, जिन्हें भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें। कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह टैग किस किस राज्य के बीच में साझा है, संयुक्त रूप से दिया गया? तो याद रखें महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आखिरी पॉइंट देखें महाराष्ट्र से तो भारत में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लबों
क्लबों में से एक बॉम्बे फ्लाइंग क्लब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा बना है, तो आपको याद रखना है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब बना है। और दोस्तों इसको किसने मान्यता दी है या अनुमोदित किया है, तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी सिडबी, सी IDBI और डी PNB। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, क्या है सिडबी का फुल फॉर्म? इसको अगर इंग्लिश में देखें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SIDBI सिडबी ऐसे लिख लेते हैं, ने स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF की दूसरी विंडो लॉन्च की है। इस फंड की थीम हरित भारत है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वावलंबन चैलेंज फंड की थीम क्या है, तो हरित भारत है। इस फंड का फोकस हरित और स्वच्छ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नवीन परियोजनाओं पर है। दोस्तों हम नजर डालेंगे सिडबी की तरफ, तो सिडबी के वर्तमान में CMD एस रमन है। अगर स्थापना देखें सिडबी की, तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी तथा सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखें, सिडबी का मुख्यालय भी कई बार पूछा गया है, और यह यहाँ इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां पर दिल्ली और मुंबई दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, और जिन्हें नॉलेज नहीं होती है एक्यूरेटली, वह तुक्का लगाते हैं दिल्ली या बॉम्बे में से, लखनऊ सोचते नहीं। इसलिए याद रखें सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी चीन और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अमेरिका देश वर्ष 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। अमेरिका वर्ष 2016 के बाद से पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन मूल अमेरिकियों के साथ सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय में सुधार के लिए कदमों की घोषणा करने वाले हैं। अमेरिका में 570 से अधिक जनजातियों के नेताओं के इस 2 दिवसीय आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। नजर डालें अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। बाकी दोस्तों आप कई अदर क्लासेस देख सकते हैं अभी कुछ ही समय पहले की, तो आपको उसमें अमेरिका से रिलेटेड ऑल डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्लास को लेंदी ना करते हुए अमेरिका को इतने में ही स्किप करते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 52वें इफ्फी के पैनोरमा सेक्शन में कितनी अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए 18 कृतियां, बी 32 कृतियां, सी 55 कृतियां और डी 68 कृतियां। तो दोस्तों याद रखें, 52वें इफ्फी के पैनोरमा सेक्शन में 55 कृतियां अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित करने की घोषणा की गई है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के पैनोरमा सेक्शन में विभिन्न फिल्मों का अनावरण हुआ है, जिसमें विश्व भर की 55 अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। ये 9 दिवसीय महोत्सव हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों स्वरूपों से गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों अब इससे आपको जो जो याद रखना है, याद रखें 2021 में इफ्फी का कौन सा संस्करण है, तो 52वां। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो गोवा में। और अगर तारीख याद रख सकें तो यह बहुत अच्छा हो जाएगा कि 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 20 नवंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका औद्योगिकीकरण दिवस, बी चीन औद्योगिकीकरण दिवस, सी ऑस्ट्रेलिया औद्योगिकीकरण दिवस और डी अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस। दोस्तों याद रखें, आपको बता दें 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका के दूसरे औद्योगिक विकास दशक 1991-2000 के फ्रेमवर्क के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों कब की थी? 1989 में घोषणा की थी, और किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। यह एक समय है जब कई अफ्रीकी देशों में सरकारें और अन्य संगठन अफ्रीका के औद्योगिकीकरण
प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तरीकों का आकलन करने में जुटे हुए हैं। और इससे दोस्तों वैश्विक मीडिया को की भी नजरें अपनी साइड खींची जा सकती हैं जब कोई आप डे मनाते हैं इस तरह से। तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें 20 नवंबर को। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1989 में घोषणा हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के कौन से वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया है जो भारत को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी बना सके। उन्होंने टीकों और दवाइयों के लिए आवश्यक अवयवों के देश में उत्पादन पर जोर देते हुए कहा है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें अभी बहुत कुछ करना है। तो दोस्तों याद रखें, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आप नाम से ही समझ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का। तो इसमें दवाइयों के और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को मुख्य फोकस किया गया है उस पर। दोस्तों इस शिखर सम्मेलन में लगभग 40 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता उद्योग, अकादमिक सहयोग, नवाचार के लिए फंडिंग और नवाचार बुनियादी ढांचे सहित कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों याद रखें, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सॉरी, इसको मतलब सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसको अगर देखा जाए कौन सा संस्करण है, तो पहला ही संस्करण है इसका। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में रूस ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों रूस ने हाल ही में कॉस्मोस 1408 नामक एक रूसी उपग्रह को मार गिराकर एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि अभी तक किसी भी युद्ध में इनका एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग नहीं हुआ है, ना परीक्षण हुआ। तो अब इनके परीक्षण करने के लिए किसी भी देश को अपना परीक्षण करना है तो उसे खुद का ही एक कोई उपग्रह नष्ट करवाना होगा। जैसे रूस ने कॉस्मोस 1408 नामक एक रूसी उपग्रह को एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT से मार गिराकर इसका परीक्षण किया है। इसी तरह से भारत ने भी अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया और अमेरिका और चीन ने भी खुद के ही उपग्रह को मार के अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप निम्न पृथ्वी की कक्षा में मलबा फैल गया है। मतलब जहां वो उपग्रह उड़ रहा था वहां पृथ्वी की जो निम्न लोअर साइड की कक्षा है उसमें मलबा फैल गया है। इस परीक्षण ने अब तक मलबे के लगभग 1500 टुकड़े उत्पन्न किए हैं। ASAT अंतरिक्ष हथियार हैं जिन्हें रणनीतिक या सामरिक उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को अक्षम या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्ध में अभी तक किसी भी ASAT असट प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया है। इसीलिए दोस्तों इनको खुद के ही जिसे भी परीक्षण करना है अपने ही उपग्रह पर उसको परीक्षण करके देखना पड़ता है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान रखें तो वीडियो से हटें नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको तीनों कृषि कानून बताने जा रहा हूं कि तीनों कानून आखिर थे कौन से जो वापस ले लिए गए हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि जो रूस को हमने स्किप किया है वो इसलिए क्योंकि कल की ही वीडियो में हमने रशिया के बारे में ऑल डिटेल्स दी हैं। तो प्लीज अगर जिसे भी पढ़ना है वो वहां से पढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके ऑप्शन हैं A 2, B 3, C 4 और D 7। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। पिछले 1 साल में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं सके,
इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। अब नजर डालेंगे दोस्तों कानूनों की तरफ कि आखिर यह कानून थे कौन से जिनके लिए किसानों ने 1 साल तक लगातार हड़ताल की है और आखिर में इनको मोदी जी को यह कानून वापस लेने पड़े हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम तीनों कृषि कानून को। तो उसमें पहला कानून है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संबंध संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। यह अधिनियम किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अधिनियम अंतरराज्यीय व्यापार की बाधाओं को दूर करता है। तो दोस्तों अगर यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करता है तो यहाँ पर यह अधिनियम बहुत अच्छा है किसान के लिए, क्योंकि आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में अपना अनाज आराम से बेच सकते हैं जहां आपको प्रॉफिट लगे, जहां रेट ज़्यादा अच्छा हो। और साथ ही कृषि उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह सरकार द्वारा नियंत्रित मंडियों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करता है और किसानों को सीधे निजी खरीदारों को बेचने की अनुमति देता है। तो दोस्तों यह आपको निजी खरीदारों को बेचने की अनुमति दे रहा है, ना कि बाध्य कर रहा है। और जो मंडियों का एकाधिकार है उसको भी खत्म कर रहा था। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला जो कानून था मेरे हिसाब से तो अच्छा था। बाकी आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं। आगे देखें तो दूसरा अगर देखते हैं तो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। यह अधिनियम अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है। यह किसानों को कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके लिए उत्पादन करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो दोस्तों याद रखें इसमें भी आपको बाध्य नहीं किया गया है, आपको अपनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप चाहें अगर तो किसी कंपनी के साथ अनुबंध करके अपना उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अगर आप किसी कंपनी के साथ अपनी खेती का अनुबंध करते हैं तो उसके लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया जिससे आप सुरक्षित रहें। तो मुझे इसमें भी कोई खास बुराई नजर नहीं आ रही है जिसके लिए 1 सवा साल तक लगातार विरोध किया जाए। आगे देखें तो आवश्यक वस्तु संशोधन या अधिनियम 2020। यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं की सूची से दाल अनाज खाद्य तेल तिलहन प्याज और आलू को हटा देता है। यह इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन संचलन भंडारण और वितरण के नियंत्रण मुक्त करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों यह अधिनियम मेरे हिसाब से यह सही नहीं था, क्योंकि जो आपने अगर यह सूची से जो आवश्यक वस्तुओं की सूची थी उसमें से दाल अनाज खाद्य तेल तिलहन प्याज आलू ऐसी चीज़ों को हटा देंगे तो इसका स्टॉक बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं वह इसका स्टॉक करेंगे और प्राइस हाई करके फिर इसको बेचेंगे। यह बहुत गलत इम्पैक्ट आ सकता था इसका। तो इस अकेले को भी अगर अलग करके 2 कानूनों को रोका जा सकता था। बाकी अब तीनों कानून अलग कर दिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं। तो यह भी उन किसान भाइयों के लिए बधाई है कि उनकी जो 1 साल की हड़ताल थी वह सफल हुई। वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों आप याद रखें कि आप अगर हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको यूजफुल लगी हो, कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना बहुमूल्य लाइक करके कमेंट में फीडबैक देकर जरूर जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।